वेलकम बैक बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे पहली ही स्लाइड में आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट दिख रहा है। अब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है कंप्लीट, लेकिन अगर आपको पता है तो आपकी AKTU यूनिवर्सिटी ने 2 नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, BBA और BCA। उन दोनों कोर्सेज में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को पढ़ना होता है। तो आज हम यहाँ पर BCA सब्जेक्ट का जो AKTU लखनऊ द्वारा एफिलिएटेड है कोर्स, उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप BCA या BBA ऑलरेडी देखिए BCA का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो सेपरेटली सिलेबस डिस्कस किया गया है। अदरवाइज अगर आप BBA भी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेम एज इट इज BCA या BTech के जैसे हैं तो उन सब टॉपिक्स को आप यहाँ से बेनिफिट लेकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हम BCA के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी और आपकी, किस तरीके से आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को बहुत इजी बना सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी बातें मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो पहले 1 बाय 1 हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। 5 यूनिट आपकी रहेंगी, ठीक है। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट का BCA के लिए सिलेबस है वो 100% सेम एज इट इज है जो BTech का सिलेबस है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। BTech के बच्चे भी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आप लोगों को भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है। तो अगर आप लोग अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बेटा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पूरा सिलेबस अपलोडेड है। तो आप वहां पर जाकर जिस भी टॉपिक में, जिस भी यूनिट के टॉपिक में कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो आप बेहिचक वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर हम यूनिट फर्स्ट के बात करें शुरुआत में, तो यूनिट फर्स्ट आपकी 2 चैप्टर्स में डिवाइड रहती है। पहले चैप्टर में आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एनवायरनमेंट यहाँ पर हेडिंग है पहले चैप्टर का, और उसमें आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, उसके टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़नी है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ना है, साथ ही साथ सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आगे आएगा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की, उसके बारे में बात की जाएगी। आगे अगर आप देखेंगे तो नीड फॉर द पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस की नीड क्यों होती है उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। ऑलरेडी सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और मैंने एक नई प्लेलिस्ट भी बना दी है BTech, BBA और BCA करके, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में बच्चों आपको पढ़ना होगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे, वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बैलेंस इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आप कह सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, और साथ ही साथ फूड चेन और फूड वेब क्या होती है इसके बारे में आप बात करेंगे। फिर आगे अगर दूसरे पार्ट में इसके देखें हम तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट में, जो कि आजकल हमारी एक्टिविटी की वजह से ही खराब होता जा रहा है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट अगर बेसिकली आप देखें तो एनवायरनमेंट एक ऐसी, आप इस तरीके से समझेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, है ना, और हमारी ही एक्टिविटीज उसको कहीं ना कहीं खराब करती जा रही हैं। जैसे फूड हो गया, सेटलर हो गए, हाउसिंग हो गई है, एग्रीकल्चर हो गई है, इंडस्ट्रीज हो गई हैं, माइनिंग हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटीज हो गई हैं ऑन द एनवायरनमेंट। ये सब आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज में। और उसके बाद आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी पढ़ेंगे यहाँ पर, और एट द एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। देखिए इस बार का सिनेरियो हमारा ये रहेगा, आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिलेंगी। मतलब यूनिट फर्स्ट के 2-2, 3-3 क्वेश्चन हम एक एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे।
उनको हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे पूरा जो आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट है उसके हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने पहले से ही ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है, तो अब हम कुछ नए तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन या फिर आपके पास स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। एक वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं होगा और कोशिश करेंगे हम उसमें जितना हो सके उतना डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये पहली यूनिट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड यूनिट में आपको सबसे पहले पढ़नी है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में उसका इंट्रोडक्शन और उसकी क्लासिफिकेशंस, बस यही इतना आपको पढ़ना है। अब नेचुरल रिसोर्सेज के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में इसकी एबिलिटी आ जाएगी, इसके सोर्स एंड क्वालिटी एस्पेक्ट आ जाएंगे, वाटर वॉर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिजीज आ जाएंगी, कैसे कैसे वाटर में बनती हैं डिजीज, या हम गंदा पानी पीते हैं उसकी वजह से किस तरीके की डिजीज हो सकती है ना। फिर वाटर में अगर फ्लोराइड और आर्सेनिक का लेवल बढ़ जाता है तो क्या समस्याएं हमारी बॉडी में होंगी, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वाटर रिसोर्सेज के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हमें बात करनी है मिनरल रिसोर्सेज की। मिनरल रिसोर्सेज में मटेरियल साइकिल की हम बात करेंगे, जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है और सल्फर साइकिल है। जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो 1-2 साइकिल और जो है वो हम और डिस्कस कर लेंगे, जैसे ऑक्सीजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, तो वो मिनरल रिसोर्सेज में आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ये 3 साइकिल ही आपको गिवन है, लेकिन चूंकि वाटर रिसोर्सेज भी है तो इसलिए हम वाटर साइकिल को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आगे आप कि एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी रिसोर्सेज में आपको रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज, यानी कि कन्वेंशनल से किस तरीके से एनर्जी मिलती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये सब आपके रिसोर्सेज के टाइप्स हैं जिनको आपको अलग अलग डिस्कस करना होगा। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में इसकी एबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपका कटान हो रहा है पेड़ों का, उसके बारे में बात करेंगे। एनवायरमेंट इंपैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिप्लीशन ऑन द सोसाइटी, एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या हम ये कहें कि फॉरेस्ट के पेड़ों के कटने से क्या इंपैक्ट एनवायरमेंट पर पड़ रहा है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये आप 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट पार्ट्स में आप यूनिट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। सिनेरियो वही रहेगा यूनिट 2 का भी, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पूरी यूनिट आपसे डिस्कस की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट। बस यही है आपका इस यूनिट 3 में, पॉल्यूशन पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप्स के और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल, पहला ये पढ़ेंगे आप। और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में आप पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, और साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट होता है, हमारे घरों का वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो गया, आपके ऑफिसेज का वेस्ट हो गया, वो सब किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाता है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस हो जाएंगे जो हमें यूनिट नंबर 3 में पढ़ने हैं। ये किस तरीके से होते हैं, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 3 छोटा है आपका कंपेयर टू द फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो इसको हम बहुत इजी वे में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट को आपको रटना नहीं है, इस सब्जेक्ट को केवल और केवल आप सुनेंगे, एक गाइडेंस आपको मिल जाए तो चीजें आपको सब पता है, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा है जो हमारे आसपास चीजें घटती हैं वही एनवायरनमेंट कहलाता है। और ये सब चीजें जब आपको गाइडेंस मिलेगी, जब आप वीडियोस देखेंगे तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ यार, ये सारी चीजें तो हमारे आसपास ही होती हैं और हम लोग ही करते हैं, है ना। देखिए, मेन मोटिव इस सब्जेक्ट को इंक्लूड करने का सभी कोर्सेज में ये है कि आप लोगों को अवेयर करा जाए। जैसा कि पहली यूनिट में आप देख रहे थे, अवेयरनेस
एनवायरनमेंट को लेकर, तो वो मेन रीजन है, ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही एनवायरनमेंट को के प्रति अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो हम इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं फॉर द फ्यूचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 की। क्वेश्चन ही याद आ रहा है, यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ने हैं करंट एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट एनवायरमेंटल इश्यूज की बात यहां पर की गई है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक इंपॉर्टेंट इशू है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है आपके एनवायरनमेंट को बचाने में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज किस तरीके से एनवायरनमेंट को जो हम हानि क्षति पहुंचा रहे हैं उसकी वजह से क्लाइमेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रही हैं। उसके बाद एसिड रेन, जो हम डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसका जो रेन होती है वो कैसे एसिडिक बनती जा रही है ना। ओजोन लेयर फॉर्मेशन, ओजोन लेयर की कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे उसका क्षति होती है, डिप्लीशन, ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसे होती है, यानी कि उसकी क्षति कैसे होती है। फिर आगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पर, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए आवास चाहिएगा, खाने के लिए आवास चाहिएगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन ग्रोथ का भी कहीं ना कहीं एक करंट एनवायरमेंटल इशू है। वहीं पर बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ, जैसे आपने देखा होगा आजकल न्यूज में चलता है कि दिल्ली के पास पंजाब हरियाणा में आपकी पुराली जो बोलते हैं आप, गेहूं की बची हुई जो है उसको जलाते हैं, तो वो कितना एनवायरनमेंट में जो एयर पॉल्यूशन है वो क्रिएट करता है। तो ये सब करंट एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। इसके साथ साथ भोपाल गैस ट्रेजेडी आप देखेंगे, है ना, लंदन स्मोक एक प्रॉब्लम थी, उसके बारे में भी यहाँ पर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में कुछ ऐसे टॉपिक्स या करंट इश्यूज भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है जो करंट में एनवायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में हम लोगों को पढ़ना होगा बच्चों सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है एक 1986, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। फिर इनिशिएटिव बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ के द्वारा भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से तो रूल बना ही हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्या है, इसके क्या क्या मतलब, इस अगर आप एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं तो क्या क्या आपको दंड दे सकता है गवर्नमेंट, है ना, और एनजीओ किस तरीके से हेल्प कर रही हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो ये सब हम इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बात करेंगे। अगर हम दूसरे चैप्टर की यहाँ पर बात करें तो दूसरे चैप्टर में हमें ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हमें बात करनी है, जैसा यूनिट नंबर 4 में भी इसका जिक्र किया गया है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में हमें बात करनी है, जैसा कि आप जिस वजह से अपने कोर्स में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं या जो भी कोर्स आप देखते हैं, अदर कोर्सेज भी, उनमें सब में एनवायरमेंट अब पढ़ाया जाना कंपलसरी हो गया है ना। और वुमेन एजुकेशन क्यों जरूरी है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। देखिए सिलेबस कोई इतना टिपिकल नहीं है। यूनिट नंबर 3, 4, 5 इन सब की वन शूट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यानी कि पूरी यूनिट एक ही वीडियो में खत्म है, लेकिन चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। आप उनसे गाइडेंस लेते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे हम यूनिट वाइज उसके क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आपको अब जो नई वीडियोस मिलेंगी, जो कि बीटेक, बीबीए, बीसीए कोई भी बच्चा हो अगर आप उसके सिलेबस में है, वैसे बीसीए और बीटेक दोनों का सिलेबस सेम है तो उन्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीबीए का थोड़ा लिटिल बिट डिफर है, तो वो भी लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आएगी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, आपको कितना लिखना है, कितने मतलब 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितना एक्सप्लेन करना है,
किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती चली जाएंगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं जब आप एग्ज़ाम हॉल में कॉपी लिखते हैं और एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपियाँ जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस डिस्कशन का वीडियो खत्म होता है। आई होप आप सिनेरियो को समझ गए होंगे, हमारा क्या मोटिव है, आपका क्या मोटिव होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है। पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का आपका सब्जेक्ट का सिलेबस सेम एज इट इज बीटेक की, जो बीटेक में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके सिलेबस के सेम एज इट इज है 100%। तो ऑलरेडी हमने बीटेक के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाया हुआ है, आप वहां से जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे के प्लेलिस्ट पर जाएंगे या YouTube चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जैसे ही आप देखेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, पहली यूनिट दूसरी यूनिट टॉपिक वाइज पढ़ाई गई है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट को वन शूट में खत्म किया गया है। ठीक है, तो आई होप आप सिनेरियो को समझ गए होंगे। अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो इंजीनियर्स गेटवे आपके साथ है, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। साथ ही साथ आप अगर कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं या फिर और किसी तरीके से आप चाहते हैं कि हम पढ़ें, तो आप वो भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है बीबीए बीसीए के बच्चों की और बीटेक के बच्चों की, वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताएं। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को आप सभी अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन भी आप जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर की फॉर्म में अपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को डिस्कस करने। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।